नमस्कार मित्रों, इंटरव्यू सेशन पर आज मैं अपना तीसरा लेक्चर ले रहा हूं। इसका टॉपिक इंटरव्यू और हिस्ट्री है या हिस्ट्री एंड इंटरव्यू। मेरा उद्देश्य यह है कि इतिहास विषय में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों के एक अप्रोच पर मैं बातचीत कर सकूं, उसे कैसे बेहतर तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने के पहले ही मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इतिहास और इंटरव्यू पर दिल्ली और भारतवर्ष के बड़े बड़े शिक्षकों ने इस पर अपना लेक्चर लिया हुआ है। इसके बावजूद भी मैंने हिस्ट्री और इंटरव्यू पर एक अलग से सेशन करने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि इंटरव्यू और हिस्ट्री पर जितने भी वीडियो आए हैं उनमें छात्रों को एक तरह से डराने का प्रयास किया गया है और तमाम तरह की ऐसी फिजूल बातें, फिजूल प्रश्नों को आपके सामने रखा गया है जो सामान्य तौर पर इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं। इंटरव्यू एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है। इंटरव्यू का एक पर्पस है और उसका पर्पस इतिहास में आपके ज्ञान को टेस्ट नहीं करना है, बल्कि कुछ सामान्य प्रश्नों जो संभवतः इतिहास की किसी बुक्स में उसके उत्तर नहीं होते हैं, वे सामान्य प्रकार के प्रश्न होते हैं। वो जिज्ञासावश पूछे जाते हैं, उत्सुकतावश पूछे जाते हैं और इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य उन सामान्य प्रश्नों को पूछकर आपके विचारों को जानना चाहते हैं। इतिहास विषय के छात्र होने के नाते यदि उन सामान्य जिज्ञासा को आप शांत कर सकें तो उसके एक अप्रोच पर मैं बातचीत करूंगा कि इतिहास के जो विभिन्न प्रश्न वास्तव में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनका उत्तर किस अप्रोच पर बेस्ड होकर आपको देना चाहिए। यहां पर हमने प्रश्नों की एक सूची बनाई है। इन प्रश्नों का मैं पहले उत्तर करूंगा, फिर अन्य प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और फिर उसके उत्तर और अप्रोच पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला प्रश्न, इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है या इतिहास बोध क्या है, इस पर मैं बातचीत करूंगा, इसके अप्रोच पर मैं बातचीत करूंगा। क्या इतिहास गरे मुर्दे उखाड़ना है? Do you think that history is mere a bunk, digging a meaningless past? There is no meaning of our past. इतिहास लेखन, हिस्ट्रियोग्राफी और इतिहास लेखन के संबंध में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं, विभिन्न प्रकार के अप्रोचेज हैं। उन अप्रोचेज पर बेस्ड होकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या है, इंपेरियल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, नेशनलिस्टिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। उग्रवादी राष्ट्रवादी लेखन क्या है या उग्र राष्ट्रवादी लेखन क्या है। मिलिटेंट राइटिंग, मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। यही कभी कभी सांप्रदायिकतावादी इतिहास लेखन से भी जुड़ता है। कम्युनलिज्म, कम्युनलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इसके साथ साथ मार्क्सवादी इतिहास लेखन, नव मार्क्सवादी इतिहास लेखन, इतिहास के अंत की क्या अवधारणा है, कंपोजिट हिस्ट्री क्या है, टोटल हिस्ट्री क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद या पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्या है,
इन सभी उभरते हुए नए आयामों पर, जिसे इतिहास लेखन में, हिस्ट्रियोग्राफी में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जिज्ञासावश बोर्ड के सदस्य आपके सामने रख सकते हैं। इस पर आपकी एक समझ को जांचने के उद्देश्य से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें अत्यंत ही सारगर्भित और अत्यंत ही सटीक तरीके से देने का प्रयास करना चाहिए। एक सामान्य जिज्ञासा का प्रश्न है, इतिहास का कौन सा खंड आप सबसे अधिक पसंद करते हैं? Which part of history, which section of history you like most? इतिहास में आपका पसंदीदा व्यक्तित्व कौन है? आपका आइडियल पर्सनालिटी कौन है? Which historical personality you like most? या आपका आदर्श, आपका आइडियल कौन है? तो पहले मैं इन प्रश्नों के अप्रोच पर मैं बातचीत करूंगा वन बाय वन। जैसे इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, या इतिहास बोध क्या है, बिल्कुल सामान्य प्रकार के प्रश्नों की शुरुआत यहां से इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य कर सकते हैं और सामान्यतः करते भी हैं। इसमें मेरा सुझाव यह है कि रटे रटाए परिभाषा को प्रस्तुत करने की बजाय आपने एक छात्र के रूप में इतिहास पढ़ा, उसकी एक मौलिक समझ अपने शब्दों में थोड़ा यूनिक तरीके से आप उसे प्रेजेंट करें, उसे प्रस्तुत करें, तो यहां पर आप एक एज ले सकते हैं दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में। जैसे एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, इतिहास से मैं यह समझता हूं कि संपूर्ण इतिहास मानव विकास की सर्वांगीण प्रक्रिया का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। लाखों वर्ष पहले जो आदि मानव थे, वे सभ्य मानव में, वे सभ्य समाज को स्थापित करने में, विकसित कर पाने में किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा, किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा, और किन चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार उन्होंने सफलतापूर्वक एक सभ्य समाज और एक सभ्यता की रचना की। एक समाज और एक सभ्यता की स्थापना के पश्चात दिन प्रतिदिन किस प्रकार उन्होंने अपना तकनीकी उन्नयन किया और आने वाली चुनौतियों, आने वाली समस्याओं का समाधान किया, इस प्रक्रिया का अध्ययन हम करते हैं। सामान्य तौर पर हम इतिहास को अतीत की घटनाओं का संकलन समझते हैं, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इतिहास सिर्फ अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि इतिहास उस लंबी प्रक्रिया का अध्ययन करता है जो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ था। यह सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, राजनीतिक प्रशासनिक विकास, चूंकि विकास के बहुआयामी पक्ष होते हैं, इसीलिए मानव विकास के इस बहुआयामी पक्षों का अध्ययन इतिहास करता है, ताकि इस अध्ययन के पश्चात हम वर्तमान की समस्याओं, वर्तमान की चुनौतियों, वर्तमान में विकास की आवश्यकताओं का बेहतर विश्लेषण कर सकें
और भविष्य की आवश्यकताओं को हम बेहतर तरीके से समायोजित करने की एक अंतर्दृष्टि, एक इनसाइट को हम डेवलप कर सकें। यह इतिहास की एक सामान्य समझ है, उसका एक अर्थ है, उसकी एक परिभाषा है, और यही इतिहास बोध है। इतिहास से हमें यह बोध होता है। इतिहास को पढ़ने से हम वर्तमान की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं, और फिर वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को हम बेहतर तरीके से समायोजित कर पाते हैं। बहुत अधिक लंबा नहीं खींचना है, बहुत ही सारगर्भित जो अप्रोच हमने डिस्कस किया, ऐसा नहीं है कि जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग यही बात बोलते हैं, बल्कि हमने एक आपके समझ की बात की कि आपने जो समझा उसे सारांश रूप में अपने शब्दों में प्रस्तुत करने के एक तरीके का विकास आप कर सकें। वह किताबी ज्ञान के जैसा नहीं होना चाहिए, रटे रटाए पैटर्न पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें मौलिकता हो, नवीनता हो, आपके अपने शब्द हों, जिसे इंटरव्यू बोर्ड पसंद करता है। इतिहास के अर्थ पर जो हमने चर्चा की, इतिहास बोध की जो हमने चर्चा की, यही इस प्रश्न का भी उत्तर है कि क्या इतिहास गरे मुर्दे उखाड़ना है? क्या इतिहास अर्थहीन अतीत का अध्ययन करता है? तो नहीं। हिस्ट्री इज नॉट मेयर बंक, हिस्ट्री इज नॉट मेयर डिगिंग ऑफ ए मीनिंगलेस पास्ट। इतिहास अर्थहीन अतीत का अध्ययन मात्र नहीं है, वह गरे मुर्दे उखाड़ने के समान नहीं है, बल्कि वह वर्तमान और भविष्य को बेहतर तरीके से समायोजित करने का हमें एक अवसर प्रदान करता है। जितनी भी समस्याएं हैं वर्तमान में, उन सभी समस्याओं की जड़ें इतिहास में है। उन समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए, विश्लेषित करने के लिए और उसका बेहतर सर्वश्रेष्ठ समाधान ढूंढ पाने में इतिहास हमें मदद करता है। इतिहास वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के एक प्रकल्प के रूप में है, एक प्रयास के रूप में है। यह हमारे अध्ययन, हमारे दृष्टिकोण, हमारे अंतर्दृष्टि में गहराई का समावेश करता है, परिपक्वता का समावेश करता है। ये वे मानव के अनुभव हैं जिन अनुभवों का इस्तेमाल करके हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की ओर उन्मुख होते हैं। अब हम इतिहास लेखन पर आते हैं। तो जैसा कि इतिहास लेखन के संदर्भ में सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि प्राचीन काल या इतिहास जो अतीत का अध्ययन है, उसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है, और प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी आवश्यकताएं हैं। जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन या इंपेरियल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, विशेषकर भारत के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूं कि जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई और जब अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को प्रस्तुत किया, तो उनकी आवश्यकता यह थी कि वे भारतीय इतिहास को कुछ इस रूपों में प्रस्तुत करें ताकि औपनिवेशिक शासन की वैधता, औपनिवेशिक शासन के महत्व को स्थापित किया जा सके। भारतीयों को साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के माध्यम से मानसिक, मनोवैज्ञानिक रूपों में उन्हें यह बताया जाए कि भारत के लोग अपने ऊपर शासन करने में सक्षम नहीं हैं। भारतीय समाज
अर्थव्यवस्था में परिवर्तन तभी आता है जब पश्चिमी हस्तक्षेप होता है, जब बाह्य आक्रमण होता है। उन्होंने पश्चिमी हस्तक्षेप, बाह्य आक्रमण के माध्यम से भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को बड़े महत्व देकर उसे रेखांकित करने का प्रयास करते हैं और भारतीय समाज को, भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वांगीण रूपों में एक जड़ समाज, एक अस्थिर समाज, एक स्टैटिक सोसाइटी के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। जबकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन अतीत को कुछ इस तरीके से अध्ययन करता है कि अतीत में भारत का विकास, भारतीय इतिहास की उपलब्धियां विश्व के किसी भी देश के इतिहास की तुलना में अधिक बेहतर है, श्रेष्ठ है। सामान्यतः राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में भारतीय इतिहास की सीमाओं, लिमिटेशंस की उपेक्षा की जाती है और जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमारी श्रेष्ठ बातें हैं, जैसे हमारा दर्शन, धर्म या सांस्कृतिक विकास या सामाजिक विकास, उसमें विविधता के तत्व, विविधता में एकता के तत्व, इन्हें वे हाईलाइट करते हैं। अर्थात सिर्फ सकारात्मक उपलब्धियों पर ही वे बात करते हैं, नकारात्मक बातों को छोड़ देते हैं। जबकि उग्र राष्ट्रवादी लेखन या मिलिटेंट अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में या एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में वे हिंदूवाद की तरफ या हिंदू धर्म और दर्शन की श्रेष्ठता को स्थापित करने पर कहीं अधिक बल देते हैं और इस प्रकार कहीं ना कहीं इतिहास लेखन में, इतिहास बोध में सांप्रदायिकता के विकास को बढ़ावा मिलता है, प्रश्रय मिलता है। सामान्य तौर पर इतिहास लेखन में राजनीतिक इतिहास लेखन पर पहले बल दिया जाता था, लेकिन मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इतिहास लेखन की इस धारा में कई परिवर्तन लाए। जैसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन में सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को केंद्रीय महत्व देते हुए राजनीतिक परिवर्तन से उसे संबंधित, उसे जोड़ने का प्रयास किया गया। विशेषकर आर्थिक तत्व, आर्थिक शक्ति, आर्थिक परिवर्तन पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया और यह बतलाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से आर्थिक शक्ति, सामाजिक विकास, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक विकास को प्रभावित और प्रति प्रभावित करते हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन के पश्चात या इसी के अंतर्गत एक अन्य दृष्टिकोण के रूप में नीचे से इतिहास लेखन का एक नवीन दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसे सबऑल्टर्न अप्रोच या हिस्ट्री फ्रॉम बिलो या नीचे से इतिहास लेखन के रूप में व्यक्त किया जाता है। सामान्य तौर पर यदि आप प्राचीन काल या मध्यकाल का अध्ययन करेंगे तो हम राजनीतिक इतिहास के माध्यम से किसी भी काल विशेष में किसी भी राजा या मोनार्क, जैसे अशोक या अकबर या औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई नीतियों का अध्ययन करते हैं और समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम अध्ययन करते हैं। अर्थात हम ऊपर से इतिहास लेखन
का प्रयास करते हैं, और ऊपर से जो इतिहास का निर्माण हो रहा है वह किस प्रकार से नीचे के स्तर को प्रभावित करता है, इस पर हम परंपरागत इतिहास लेखन में बल देते थे। लेकिन वर्तमान में हम नीचे से उभरते हुए इतिहास को ढूंढने का प्रयास करते हैं, नीचे से उभरती हुई शक्तियों को हम देखने, ढूंढने और विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं, और हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि नीचे से उभरता हुआ जो यह आंदोलन था, यह जो ऊर्जा थी, यह जो शक्ति थी इतिहास की, यह कैसे ऊपर के इतिहास में राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, दर्शन में विभिन्न प्रकार की नीतियों, प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले एक प्रभावशाली कारक के रूप में रहा है। विशेष करके आधुनिक भारत के इतिहास में हम ऊपर के स्तर पर या सर्वोच्च स्तर पर जो विद्यमान नेतृत्व है उसके अध्ययन पर बल ना देकर हम नीचे में जो ऐतिहासिक विकास है, ऐतिहासिक ऊर्जा है, ऐतिहासिक शक्ति है, और जो सक्रिय है, प्रभावशाली है, और जो उसका तेजी से विकास हो रहा है, उसके विश्लेषण पर हम बल देते हैं, और हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि वह किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन की नीतियों, उसकी दिशा को निर्धारित करने में, नेतृत्व और नेतृत्व के दृष्टिकोण को विकसित करने में, उसकी नीतियों को विकसित करने में किस प्रकार से वह एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में, एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में वह उपस्थित होता है। साथ साथ वर्तमान में हम इतिहास के अंत या एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। वस्तुतः आधुनिक काल में, खास करके जब हम विश्व इतिहास की बात करते हैं या विश्व इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, विशेषकर 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, 1945 के पश्चात जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ और जब संपूर्ण विश्व में सिर्फ दो विचारधाराओं का ही विकास हुआ और उन दोनों ही विचारधाराओं ने विश्व के समस्त भागों को अपने प्रभाव में या अपने प्रभुत्व के अंतर्गत लाने के लिए आपस में प्रतिद्वंदिता की, उनके बीच जो वैचारिक संघर्ष हुआ उसका एक केंद्र पूंजीवाद था, दूसरा केंद्र साम्यवाद या समाजवाद था। पूंजीवादी जो गुट या विचारधारा बनी उसका नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश कर रहे थे। वहीं समाजवादी गुट का जो विकास हुआ उसका नेतृत्व यूएसएसआर या पूर्व सोवियत संघ या रूस कर रहा था, और पूर्वी यूरोप के देश इस गुट में शामिल थे। इन दोनों ही गुटों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में उनके प्रभुत्व की स्थापना हो। उनके बीच जो यह वैचारिक, आर्थिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता या संघर्ष की शुरुआत हुई, वह मूलतः दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष के रूप में था। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इतिहास दो विचारधाराओं में सिमट कर रह गया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात दो विचारधाराओं के मध्य का यह संघर्ष समाप्त हुआ। वर्तमान में हम यह देखते हैं कि पूंजीवादी विश्व के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था के अच्छे तत्वों को ग्रहण किया गया। इसी तरह से समाजवादी व्यवस्था के द्वारा भी पूंजीवादी व्यवस्था के अच्छे तत्वों का ग्रहण किया गया। फ्रांस में तो 1940 के दशक से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर
एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास की बात कही गई। भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के तत्वों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास किया। 1990 तक आते आते लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विचारधाराएं एक मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित विचारधारा के विकास की दिशा में आगे बढ़ चुका था। अर्थात विचारधाराओं के बीच का यह संघर्ष जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इतिहास लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, वह 1990 के दशक में समाप्त हो गया। अर्थात इतिहास के अंत की अवधारणा, एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा इसी से जुड़ा हुआ है, जो विचारधाराओं के बीच के संघर्ष की समाप्ति की ओर संकेत करता है। खैर, मैं संक्षेप में आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इतिहास लेखन के अंतर्गत वर्तमान में जटिल इतिहास लेखन या टोटल हिस्ट्री या कंपोजिट हिस्ट्री या कंटेम्परेरी हिस्ट्री या पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री जैसे टर्मिनोलॉजी या पदावली का जो प्रयोग किया जा रहा है, इसका अर्थ एक ऐसे इतिहास लेखन से है जो ऐतिहासिक सत्य को उद्घाटित करने वाला हो, दृष्टिकोण से बंधकर इतिहास का विश्लेषण कई बार सीमित हो जाता है, कई बार इसके लिमिटेशंस हैं। यह सत्य का उद्घाटन बेहतर तरीके से, सर्वांगीण तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए अब इतिहास लेखन में हम किसी विशेष दृष्टिकोण से बंधकर नहीं, बल्कि निरपेक्ष इतिहास लेखन पर बल दिया जाता है, ताकि सर्वांगीण रूपों में विभिन्न पहलुओं को, उसके प्रभाव प्रतिप्रभाव को विश्लेषण में शामिल करते हुए सत्य को विस्तृत रूपों में, सर्वांगीण रूपों में, बेहतर रूपों में प्रस्तुत किया जा सके, जिसे हम कंपोजिट हिस्ट्री या टोटल हिस्ट्री या सर्वांगीण विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण की एक विधा कह सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसी ऐतिहासिक अध्ययन पर बल दिया गया है। यहां पर एक प्रश्न यह भी उठता है, जो कई बार इंटरव्यू में, यूपीएससी इंटरव्यू में, बीपीएससी इंटरव्यू में या यूपीपीसीएस इंटरव्यू में उठता रहा है कि क्या आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, दोनों में भिन्नताएं क्या हैं, और क्या उत्तर आधुनिकतावाद या पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म या आधुनिकता का विकल्प बन सकता है, क्या उसे रिप्लेस कर सकता है। तो मैं पहले प्रश्न पर आना चाहूंगा, इतिहास बोध, इतिहास के अर्थ, इतिहास की परिभाषा पर। कोई भी किसी का विकल्प नहीं बनता है, बल्कि विभिन्न आयामों से जो विश्लेषण होता है उसका अपना एक स्थान होता है। जैसे आधुनिकतावाद या मॉडर्निज्म मानव विकास के तार्किक विश्लेषण पर बल देता है। वह विश्लेषण जो बुद्धि, विवेक और कारणता के सिद्धांत पर आधारित हो। जैसे प्राचीन और मध्यकाल में ऐतिहासिक विश्लेषण में ईश्वर, चर्च या धर्म के महत्व पर विशेष बल दिया जाता था। और आप समझते हैं कि जब हम ईश्वर, चर्च और धर्म की बात करेंगे तो हम तर्क के स्थान पर निष्ठा पर बल देंगे, लॉयलिटी पर बल देंगे। धर्म, ईश्वर तर्क पर आधारित नहीं होते हैं, वे निष्ठा पर आधारित होते हैं।
लेकिन जो मॉडर्निज्म था इसमें तर्क पर बल दिया गया, विज्ञान पर बल दिया गया, कारणता पर बल दिया गया, मानव के बुद्धि विवेक पर बल दिया गया। वर्तमान विश्व की बेहतर समझ और उसके बेहतर विश्लेषण पर बल दिया गया, ना कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड या पारलौकिक जगत जिसका विश्लेषण धर्म करता है या ईश्वर जिससे संबंधित है या चर्च जिसकी व्याख्या करने का दावा करता है, उसके स्थान पर हमने वर्तमान विश्व जिसमें मानव रहता है उसके वर्णन विश्लेषण को तार्किक आधार पर विकसित करने, मानव के विश्लेषण, मानव की समस्याओं, मानव के व्यवहार, मानव के आचरण के विश्लेषण पर अधिक बल दिया गया ताकि मानवीय समस्याओं, चुनौतियों को बेहतर रूपों में समझा जा सके, मानव के मनोविज्ञान को समझा जा सके, मानव के व्यवहार को समझा जा सके, मानव की गतिविधियों के वर्णन और विश्लेषण को बेहतर तरीके में प्रस्तुत किया जा सके, ताकि मानव के जीवन को हम अधिक अच्छा बना पाएं, मानव को हम सुखी बना पाएं, जिसे ह्यूमनिज्म या मानववाद भी कहा गया। लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह आधुनिकतावाद को भी अपने में समाहित करता है, चूंकि उत्तर आधुनिकतावाद भी तार्किक विश्लेषण पर ही बल देता है, लेकिन दृष्टिकोण के स्थान पर, अपूर्ण विश्लेषण के स्थान पर, वर्णन के स्थान पर वह सर्वांगीण वर्णन और सत्य के उद्घाटन से संबंधित है। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आधुनिकतावाद के अंतर्गत धर्म, ईश्वर, चर्च इनकी उपेक्षा की गई थी, उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद में यही अंतर है कि इसमें धर्म, ईश्वर, चर्च की उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि समाज में इनकी भूमिका के विश्लेषण के माध्यम से बेहतर प्रकार के विश्लेषण को और सत्य को सर्वांगीण रूपों में उद्घाटित करने पर बल दिया जाता है। संक्षेप में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि किसी भी दृष्टिकोण की उपेक्षा नहीं की गई है उत्तर आधुनिकतावाद में। इसलिए उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत एक जटिल विश्लेषण, एक संपूर्ण विश्लेषण जिसे कंपोजिट हिस्ट्री या टोटल हिस्ट्री की संज्ञा दी गई है, उस पर बल दिया गया है। इसमें किसी तत्व या किसी पहलू की उपेक्षा नहीं की गई है। खैर, मैं इसके पश्चात ये इतिहास लेखन या हिस्ट्रियोग्राफी से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न थे, इसके पश्चात सामान्य प्रश्न आता है कि आपने इतिहास पढ़ा और इतिहास को पढ़ने के दौरान आप इतिहास के किस खंड को सबसे अधिक पसंद करते हैं। ऐसा लगता है इस प्रश्न को सुनकर कि यह एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम इस प्रश्न का उत्तर छूटते ही कुछ लोग ये सोचते हैं, जो एक गलत अवधारणा है और मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, कि कुछ लोग कह सकते हैं कि हां सर, मुझे प्राचीन भारत पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि सर, मुझे मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने में मेरी अधिक रुचि है। और कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि सर, मैं आधुनिक इतिहास में अधिक रुचि लेता हूं। लेकिन मैं इतिहास बोध की बात कर रहा हूं। इतिहास को पढ़ने के पश्चात, इतिहास के विभिन्न भागों को पढ़ने के पश्चात, एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में सारांशतः संक्षेप में आप क्या सोचते हैं, उसको यहां पर प्रस्तुत करने की जरूरत है। इतिहास सर, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस अप्रोच पर बेस्ड होना चाहिए कि सर, हमने एक छात्र के रूप में इतिहास के विभिन्न खंडों को पढ़ा। विभिन्न खंडों को पढ़ने के क्रम में विभिन्न समयकाल, विभिन्न राजवंशों, विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तित्व को पढ़ने के पश्चात हमने यह पाया कि इतिहास का प्रत्येक खंड
इतिहास का प्रत्येक कालखंड, प्रत्येक राजवंश, प्रत्येक राजा, प्रत्येक ऐतिहासिक व्यक्तित्व या नेतृत्व, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, हमें वर्तमान और भविष्य के लिए एक सबक देता है, हमें एक लेसन देता है। किसी भी शासक की अच्छाइयां या उसकी सीमाएं, उसकी बुराइयां, उसकी अच्छी नीति, उसकी गलत नीति से हम एक छात्र के रूप में कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि मैं इतिहास के किस कालखंड को सबसे अधिक पसंद करता हूं। हां, मैं यह जरूर कह सकता हूं कि प्राचीन भारत में मुझे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल के अध्ययन में मुझे बड़ा अच्छा लगा और हमने प्राचीन भारत में प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किया। मध्यकालीन भारत में हमने पूर्व मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के विषय में पढ़ा। यहां पर भी विभिन्न राजवंशों, विभिन्न शासकों, विभिन्न नेतृत्व, ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अध्ययन में सर हमने काफी कुछ सीखा। आधुनिक भारत के अध्ययन में भी और स्वतंत्रता के पश्चात या विश्व इतिहास के अध्ययन में भी सर हमने यही पाया कि मैं प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक व्यक्तित्व से कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। और इस रूपों में इतिहास हमें जो सबक देता है, उस सबक को यदि हम अपने जीवन में समाहित करें, वर्तमान के प्रशासन, राजनीति, समाज व अर्थव्यवस्था में उसके अनुभवों का समावेश करें, तो हम विकास की दिशा में बेहतरी की ओर बढ़ सकते हैं। मतलब आपकी एक समझ, इतिहास जिसको बोध आप कहते हैं, उस बोध का समावेश आपके उत्तर में हो। आप स्वयं कभी सोच कर देखिए कि अगर आपको लगता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति गलत थी, तो उसका अध्ययन करते समय हम एक अंतर्दृष्टि का विकास करते हैं। और मैं ये सोचता हूं कि एक प्रशासक के रूप में जब मैं काम करूंगा, तो जो गलतियां औरंगजेब ने की, वह गलतियां मैं नहीं करूंगा। या अकबर की जो नीति थी, या अशोक की जो नीति थी, इतना सर्वशक्तिमान होने के बावजूद शांति और अहिंसा पर जो उसने बल दिया, और इस रूप में सभ्यता के विकास पर, समाज के विकास पर जो उसने बल दिया, वह अपने आप में एक कालजयी नीति है। और वह सभ्यता और समाज को हमेशा अभिप्रेरित करता रहेगा, अनुप्राणित करता रहेगा। मैं हमेशा उससे प्रेरणा लेता रहूंगा। मानव समाज, मानव व्यक्तित्व, मानव की यह सभ्यता उससे हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी, चाहे वह अच्छी बातें हो, चाहे वह अच्छी नीति हो, चाहे वह गलत नीति हो। इसलिए यह कहना अपने आप में सही नहीं है कि मैं किस कालखंड को सबसे अधिक पसंद करता हूं। मैं संपूर्ण इतिहास में विभिन्न कालखंडों को, विभिन्न व्यक्तित्वों को समान रूप से महत्व देता हूं और उससे कुछ न कुछ सीखता हूं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच पर बेस्ट हो करके आपको इतिहास का उत्तर देना है दोस्तों, ना कि इतिहास के एक शिक्षक के रूप में या इतिहास के महान विद्वान के रूप में आपको वहां पर व्यवहार करना है। और वहां पर आपको उस तरह के विद्वतापूर्ण विचारों को रखने से बचना है। आपको एक ऐसी बात कहनी है जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच पर बेस्ड हो। हमने कई सारे लेक्चर्स देखे हैं जिसमें बहुत विद्वतापूर्ण बातें की गई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन वे इंटरव्यू के पर्पस से बहुत सही, बहुत तार्किक और बहुत सारगर्भित और बहुत संतुलित दृष्टिकोण का परिचायक नहीं है। छात्रों को अपने उत्तर में इन बातों से बचना चाहिए। स्कॉलरिज्म के स्थान पर
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक, बैलेंस के समावेश पर आप अधिक बल दें। पूरे यूपीएससी की तैयारी जिस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच पर बेस्ड है, इतिहास का उत्तर भी उन्हीं अप्रोच पर बेस्ड होना चाहिए। इसी प्रकार से इतिहास में आपका पसंदीदा व्यक्तित्व कौन सा है, यह भी उत्तर इसी प्रकार से देंगे। आपका आदर्श कौन है, तो उत्तर यही देंगे, क्योंकि आदर्श की कोई सीमा नहीं होती। हम कुछ ना कुछ प्रत्येक व्यक्ति से सीखते हैं, प्रत्येक घटना से सीखते हैं, और उसकी कुछ अच्छाइयां हैं, उसकी कुछ उपलब्धियां हैं, तो साथ साथ उसकी सीमाएं भी हैं। और आदर्श की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए प्राचीन भारत में से कुछ लोगों का नाम आप दे सकते हैं जिनसे आप प्रेरित होते हैं। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से, साथ साथ विश्व इतिहास से आप ऐसे व्यक्तित्व का नाम दे सकते हैं जिससे आप प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी आपका आदर्श नहीं है, क्योंकि प्रत्येक की सीमा होती है। जैसे ही आप आदर्श बोलेंगे कि ठीक है अशोक मेरा आदर्श है, तो अशोक की जो सीमाएं हैं उसको आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे, और ऐसे समय में आप यह पाएंगे कि आप इंटरव्यू में फंसते जा रहे हैं। आपने आधुनिक काल में गांधी का नाम लिया, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, पंडित नेहरू का नाम लिया, शहीद भगत सिंह का नाम लिया, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया, किसी का भी नाम लिया, दादा भाई नौरोजी का नाम लिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम लिया, तो उनकी जो सीमाएं हैं, उनकी जो आलोचनाएं हैं, वहां पर कहीं ना कहीं उनको आपके सामने प्रस्तुत करके इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर हैं वो आपको डिफिकल्टीज में, कठिनाई में डाल सकते हैं। इसीलिए आपको यह प्रयास करना है कि आपको संतुलित उत्तर देना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच यही है कि विभिन्न पहलुओं पर समान दृष्टिकोण रखते हुए हम विश्लेषण की दिशा में आगे बढ़ सकें, और उसे ही हम प्रस्तुत कर सकें जिसमें हमेशा एक वैचारिक संतुलन होना चाहिए। अब मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि हमारे अन्य प्रश्न क्या हैं और उसके उत्तर क्या हैं। धन्यवाद। मैं कुछ अन्य प्रश्नों की बात कह रहा था, तो कुछ अन्य प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू में पहले पूछे जा चुके हैं, मैं उन प्रश्नों को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या अदर पीसीएस के इंटरव्यू में सामान्यतः यह प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि उत्तर भारत में। क्यों? या गांधी दक्षिण भारत में उतना सक्रिय नहीं रहे जितना कि उत्तर भारत में? तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आपकी एक समझ का, आपकी इतिहास के प्रति जो एक मौलिक समझ है उसका परीक्षण किया जाता है कि आप उस सेंट्रल आइडिया को, सेंट्रल थीम को समझ पा रहे हैं, विश्लेषित कर पा रहे हैं या नहीं। तो जैसे हम उत्तर भारत की बात करते हैं और फिर दक्षिण भारत की हम बात करते हैं, प्राचीन काल से ही देखेंगे कि ऐतिहासिक ऊर्जा, हम कहते हैं इतिहास की शक्ति, इतिहास की ऊर्जा, इतिहास का केंद्र कभी भी दक्षिण भारत नहीं रहा है, वह उत्तर भारत रहा है। सामान्य तरीके से मैं एक स्केचिंग करता हूं, बिल्कुल सिंपल, मुझे मैपिंग नहीं आता, बट आपको समझाने के लिए मैं एक स्केचिंग करता हूं, आप स्वयं इस बात को देख सकें, समझ पाएं और विश्लेषित कर पाएं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में मूल समस्या क्या है। देखिए,
सामान्यतः दक्षिण भारत का ये एक स्केच मैं आपको दे रहा हूं। अब इस स्केच में आप ये समझिए कि ये एक पठारी भाग है और जो ये भाग है ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। अर्थात ये हिली रीजन है। ये कैसा है? ये हिली रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है। यहां से सामान्य तौर पर विभिन्न नदियां निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में वे गिरती हैं। तो इसका जो ये भाग है यह डेल्टा है, वेटलैंड है, हमेशा पानियों में डूबा रहता है। तो अगर हम प्लेन रीजन या मैदानी भूभाग की चर्चा करें तो ये काफी सिमटा हुआ है, ये काफी सकरा है, काफी नैरो है। अर्थात दक्षिण भारत के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में या मध्यकाल में आप यह पाएंगे कि दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंश हमेशा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सैनिक संघर्षों में उलझे रहते हैं। चाहे आप संगम काल में चोल, चेर, पांड्य का अध्ययन करें या थोड़ा सा और आगे जाएं तो पल्लव चालुक्य संघर्ष की बात करें या फिर राष्ट्रकूट संघर्ष की बात करें या फिर चोल साम्राज्य और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के मध्य संघर्ष की बात करें या मध्यकाल में हम विजयनगर और बहमनी के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता की बात करें, तो यह संघर्ष दक्षिण भारत में हमेशा होता रहा क्योंकि वहां पर आर्थिक संसाधनों का अभाव था और राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए यह राजनीतिक संघर्ष हर कालखंड में आपको देखने को मिलेगा। और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप वहां पर किसी सर्वोच्च शक्ति का विकास नहीं हो पाया। जबकि उत्तर भारत में प्रचुर मैदानी क्षेत्र हैं, विशेष करके आप ऊपरी गंगा घाटी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको द्वाब क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, उसे देखें, फिर मध्य गंगा का घाटी देखें, फिर निम्न गंगा का घाटी अर्थात अपर गंगेटिक वैली, मिडिल गंगेटिक वैली, लोअर गंगेटिक वैली की आप बात देखें तो गंगा नदी में उत्तर से और दक्षिण से विभिन्न नदियां आकर मिलती हैं और फिर दो नदियों के बीच का जो प्रदेश है वह मैदानी क्षेत्र या प्लेन रीजन कहलाता है। वहां पर खेती के विकास की, कृषि के विकास की अधिक बेहतर संभावनाएं हैं। वह एक समृद्ध क्षेत्र रहा है, आर्थिक समृद्धि का केंद्र रहा है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वह कृषि क्रांति का क्षेत्र है, कृषि के विकास और विस्तार का क्षेत्र है। और इसी कृषि के विकास और विस्तार ने वहां पर राज्य या सर्वोच्च राज्य या संप्रभु राज्य या राज्य के सर्वोच्च शक्ति के विकास को आर्थिक आधार प्रदान किया। इसलिए उत्तर भारत में आप देखेंगे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, अर्थात यहां पर साम्राज्य के निर्माण की प्रवृत्ति है, चूंकि यहां पर आर्थिक संसाधन बेहतर है। अब आप इसी प्राचीन काल और मध्यकाल के इतिहास को संक्षिप्त में देखने के पश्चात जब आप उत्तर भारत में आते हैं तो आप अंग्रेजी शासन काल में भी देखेंगे कि अंग्रेजों ने आंग्ल कर्नाटक युद्ध के पश्चात उनका विशेष बल पलासी के माध्यम से, बक्सर के माध्यम से, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मुख्यतः यह रहा कि किस प्रकार से गंगेटिक प्लेन पर अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट जो दिल्ली में थे उन पर अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण को स्थापित कर किस प्रकार अंग्रेज अपने राजनीतिक संप्रभुता की स्थापना कर सके।
और फिर अंग्रेजी शासन का जो दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी सर्वोच्चता का विस्तार, मैसूर के क्षेत्रों में, मराठा क्षेत्रों में। तो आप हमेशा देखेंगे, इवन यूपीएससी के विभिन्न जो मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप उसको भी देखेंगे तो उससे भी आपको यह प्रतीत होगा कि उत्तर भारत या गंगेटिक प्लेन का जो रीजन है, यह एक ऐसी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक शक्ति के विकास के केंद्र के रूप में रहा है, जो राजनीतिक विकास को सर्वोच्चता, प्रखरता प्रदान करता है, उसे संप्रभुता प्रदान करता है और उसके लिए एक जबरदस्त आर्थिक समर्थन आधार का निर्माण करता है। लेकिन दक्षिण भारत में यह अनुपस्थित होता है। यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा उसमें भी आप देखेंगे, मैं इधर रिसेंट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कहते हैं कि डुप्ले भारतीय साम्राज्य की चाबी कर्नाटक में ढूंढ रहा था या दक्षिण भारत में ढूंढ रहा था, क्लाइव ने उसे बंगाल में पाया। अर्थात दक्षिण भारत की तुलना में गंगेटिक प्लेन या बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, यह भारतीय साम्राज्य की चाबी के रूप में दर्शाया गया है। इसी तरह से एक पुराना प्रश्न है यूपीएससी का, जिसमें उसने यह पूछा कि भारत में उस शक्ति को पराजित नहीं किया जा सकता है, चाहे वह सिकंदर महान हो या नेपोलियन महान हो, जो गंगा घाटी पर जिनका नियंत्रण है। सिकंदर, जिसका आधार उत्तर पश्चिम भारत का छोटा सा क्षेत्र था, या नेपोलियन महान, जिसका आधार पांडिचेरी था, उस छोटे से आधार के बल पर, चाहे तो सिकंदर की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत, और फ्रांस की बात करें तो पांडिचेरी जो उसका हेडक्वार्टर था, इस छोटे से आधार के बल पर गंगा घाटी पर शासन कर रहे लोगों को पराजित नहीं किया जा सकता है, चूंकि गंगा घाटी हमें प्रचुर आर्थिक संसाधन देता है और यह आर्थिक संसाधन सैनिक शक्ति, संप्रभुता के विकास को आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में भी आप देखेंगे कि चूंकि अंग्रेजी शासन की स्थापना सर्वप्रथम गंगा घाटी के क्षेत्र में हुआ, इसलिए अंग्रेजी शासन का जो शोषणात्मक प्रभाव रहा वह भी उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तुलना में अधिक रहा। राष्ट्रवाद का विकास कहते हैं कि बंगाल में प्रारंभ हुआ और फिर उत्तर भारत में वह फैला, दक्षिण भारत में थोड़ा विलंब से यह पहुंचा। यही कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र भी उत्तर भारत बना रहा और स्वतंत्रता आंदोलन दक्षिण भारत में उस तरह से फैल नहीं पाया जिस तरह से उत्तर भारत में वह प्रसारित हुआ, विकसित हुआ। इसीलिए गांधी भी उत्तर भारत में कहीं अधिक सक्रिय रहे, दक्षिण भारत में कहीं कम सक्रिय रहे। इन दोनों प्रश्नों जो हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तुलनात्मक रूप में बतलाया, इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सामाजिक विकास को, उसकी जो वर्ण व्यवस्था का विशेष प्रतिरूप विकसित हुआ, उसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है। खास करके स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जब आप यह कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन उत्तर भारत में अधिक सक्रिय रहा, दक्षिण भारत में नहीं, या गांधी उत्तर भारत में अधिक सक्रिय रहे, दक्षिण भारत में नहीं, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के समाज में जो मौलिक भिन्नताएं थीं, जो फंडामेंटल डिफरेंस था, वह इसके लिए उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था। जैसे उत्तर भारत में प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का एक प्रतिरूप विकसित हुआ, जिसे हम चतुर्वर्णीय, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन के रूप में देखते हैं, जिसके ऊपर में ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, फिर शूद्र है, और बाद के काल में शूद्र से नीचे अनटचेबल्स या अस्पृश्य जातियों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में
इस रूपों में वर्ण व्यवस्था का विकास नहीं हुआ, बल्कि दक्षिण भारत में मुख्यतः समाज का वर्गीकरण दो भागों में ही हुआ। उसको कहते हैं ब्राह्मण वर्ग और गैर ब्राह्मण वर्ग। अर्थात दक्षिण भारत के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व की स्थापना हुई और समाज के जो अन्य वर्ग के लोग थे वो गैर ब्राह्मण वर्ग में शामिल हुए। और स्वाभाविक सी बात है, प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, यह ब्राह्मणों के उन्हीं प्रभुत्व के विरुद्ध प्रारंभ हुआ, एक समाज सुधार, एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में। फिर यही मध्यकाल में महाराष्ट्र धर्म और फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, हमारे सामने विकसित होता है। तो जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय भी दक्षिण भारत में समाज सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रहा था, जबकि उत्तर भारत में इसका विकास उतना तेजी से नहीं हुआ जितना तेजी से वहां पर हुआ। हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में विभिन्न निम्न जातीय आंदोलन चल रहे थे, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट, इजावा आंदोलन, नायर आंदोलन, नाडार आंदोलन। तो दक्षिण भारतीय समाज के विशेष प्रतिरूप ने ब्राह्मणों के द्वारा समाज, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, प्रशासन पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध दक्षिण भारत में एक प्रतिक्रिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय आप देख सकते हैं। और यही कारण है कि वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन की तुलना में निम्न जातीय आंदोलन, निम्न जातीय चेतना, निम्न जातीय सुधार की चेतना, उत्थान की चेतना कहीं अधिक बलवती थी, कहीं अधिक प्रभावशाली थी। हम कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर दक्षिण भारत में निम्न जातीय चेतना, निम्न जातीय संघर्ष कहीं अधिक प्रभावशाली था। खैर, इस प्रकार से इतिहास में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं या पूछे जा सकने की संभावना हो सकती है, इसमें संपूर्ण इतिहास की एक मौलिक समझ को प्रस्तुत करने में अभ्यर्थियों को मेरे सुझाव से अधिक बल देना चाहिए, न कि इतिहास के विद्वतापूर्ण ज्ञान के प्रदर्शन पर वहां पर बल देना चाहिए। विशेष करके बीपीएससी और यूपीपीसीएस के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि इतिहास से विभिन्न प्रकार के जो फैक्चुअल एस्पेक्ट हैं, यूपी के संदर्भ विशेष में, बिहार के संदर्भ विशेष में, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी वे रखें और वे पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए अभ्यर्थियों को मेरा सुझाव यह है कि यूपी के संदर्भ विशेष में थोड़ा इतिहास को पढ़ें, प्राचीन काल से लेकर अभी तक। बिहार के संदर्भ विशेष में थोड़ा इतिहास की फैक्चुअल जो एस्पेक्ट है उसकी भी जानकारी आप रखें, लेकिन अप्रोच और कॉन्सेप्ट के बेस पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे इस प्रकार से हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास में, विशेषकर आधुनिक भारत के इतिहास में और विश्व इतिहास में, हम पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद, राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, ये उग्र राष्ट्रवाद है, उग्र राष्ट्रवाद या सर्वसत्तावाद जैसे विभिन्न टर्मिनोलॉजी को भी आप पढ़ते होंगे और इंटरव्यू में सामान्य तौर पर यूपीएससी में भी, विशेषकर पीसीएस में, इन टर्मिनोलॉजीज से, इस विचारधारा से, इस आइडियोलॉजी से भी कुछ बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि अभ्यर्थियों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। यहां पर मेरा यह भी सुझाव है कि अभ्यर्थियों को बहुत संक्षेप में, बहुत सारगर्भित और बहुत सटीक उत्तर देना चाहिए, बहुत स्पष्ट उन्हें होना चाहिए। तो
पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक संसाधनों पर व्यक्ति के नियंत्रण की संकल्पना पर बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक और अपनी योग्यता, अपनी सक्षमता के आधार पर जितना चाहे आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकता है और उससे अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। अर्थात आर्थिक संसाधनों पर, उत्पादन के साधनों पर, राज्य के नियंत्रण के स्थान पर व्यक्ति के नियंत्रण पर पूंजीवाद में बल दिया जाता है। समाजवाद इसका ठीक वाइस वर्सा है, इसका ठीक उल्टा है। अर्थात उत्पादन के साधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर, व्यक्ति के स्थान पर राज्य के नियंत्रण या सामूहिक नियंत्रण पर बल देता है ताकि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो सके और आवश्यकता के आधार पर उनका समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके, ताकि समानता और न्याय को स्थापित किया जा सके। समाजवाद और साम्यवाद के बीच क्या अंतर है? तो समाजवाद आर्थिक संसाधनों के दोहन में मजदूरों के शोषण के समाप्ति की बात कहता है और साम्यवाद का ही अगला चरण है जिसमें आवश्यकता के आधार पर, अवसर के आधार पर संसाधनों के वितरण के माध्यम से, संसाधनों के समान वितरण के माध्यम से समानता और न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात आदर्श रूप में समानता स्थापित होती है जिसमें पूंजी, उद्योग या संसाधनों या उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होता है। फांसीवाद या उग्र राष्ट्रवाद या सर्वसत्तावाद को स्पष्ट करने के पहले मैं चाहूंगा कि राष्ट्रवाद को हम स्पष्ट करें। राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात आधुनिक विश्व में विकसित हुई एक ऐसी विचारधारा है जो किसी वर्ग विशेष, किसी समूह विशेष पर बल नहीं देकर राष्ट्र को, संपूर्ण राष्ट्र को, राष्ट्र का मतलब है कि एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रह रहे विभिन्न वर्ग, विभिन्न समूह, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा भाषी के लोग रह सकते हैं। इन विविधताओं के स्थान पर उनके बीच एकता के तत्व पर बल दिया जाए, इनके बीच समन्वय और समायोजन को स्थापित करते हुए, इनके बीच के विरोधाभास को समाप्त करते हुए एक समूह के रूप में, एक समुदाय के रूप में, एक समुच्चय के रूप में राष्ट्र के उत्थान, विकास पर बल दिया जाए और ताकि वैश्विक मंच पर राष्ट्र की भूमिका को बढ़ाया जा सके, राष्ट्रीय महत्व को बढ़ाया जा सके, नेशनल प्राइड अर्थात राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को, प्रतिष्ठा की भावना को सुनिश्चित किया जा सके, स्थापित किया जा सके। यह राष्ट्रवाद ही जब उग्र राष्ट्रवाद बनता है तो उग्र राष्ट्रवाद का मतलब यह कि विभिन्न राष्ट्र के मध्य समन्वय व सामंजस्य के स्थान पर सिर्फ अपने राष्ट्र के विकास, अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा, अपने राष्ट्र के गौरव पर बल दिया जाता है और अपने राष्ट्र के उत्थान और विकास के लिए दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण किया जाना, उसे पराजित किया जाना और अपने राष्ट्र के उत्थान, विकास
और गौरव के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों का मान मर्दन करना, उन्हें निम्न बताना, ऐसी मानसिकता का विकास जब होता है तो यह उग्र राष्ट्रवाद होता है और यह वैश्विकतावाद के विरोधी एक विचारधारा है, जिसे भारत में पंडित नेहरू ने कहा कि को एग्जिस्टेंस, अर्थात विभिन्न राष्ट्र विश्व व्यवस्था में एक साथ रहते हुए सह अस्तित्व समन्वय की भावना से अंतर्राष्ट्रीयतावाद, मानवतावाद की अवधारणा पर हम बल दे सकें और सभी राष्ट्र के विकास, सभी राष्ट्र की प्रगति, संपूर्ण सभ्यता की प्रगति, मानव सभ्यता की प्रगति पर हम बल दे सकें। अर्थात एक राष्ट्र के अस्तित्व का अर्थ है कि दूसरे राष्ट्र का भी अस्तित्व है। उग्र राष्ट्रवाद दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व को मानने से इनकार करता है और इसीलिए वह सैनिक संघर्ष के माध्यम से दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व को समाप्त करने पर बल देता है। यही उग्र राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो राजनीतिक प्रणाली है वह सर्वसत्तावाद या टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। इसी का एक रूप फांसीवाद है, इसी का एक रूप नाजीवाद है। अर्थात नाजीवाद और फांसीवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत सिर्फ एक व्यक्ति, एक दल, एक कार्यक्रम को स्वीकार किया जाता है, एक नेतृत्व को स्वीकार किया जाता है, नेता फ्यूरियर को स्वीकार किया जाता है और संपूर्ण शक्ति उसी एक व्यक्ति में निहित कर दी जाती है। राष्ट्र के विकास को महत्व दिया जाता है लेकिन व्यक्ति के विकास को और राष्ट्र में विद्यमान विभिन्न वर्गों के विकास की अवहेलना की जाती है। अर्थात मेरा सुझाव यह है कि इतिहास में जितनी भी अवधारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से मध्यकाल में, विशेषकर पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद क्या है, इसे आप विकसित करें और लोकतंत्र क्या है, जो भी अवधारणाएं हैं उसकी स्पष्टता पर आप बल दें। मुझे लगता है कि इंटरव्यू और इतिहास में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों पर हमने एक चर्चा की है। कमेंट सेक्शन में जाकर कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपका हो तो आप उसे लिखें, मैं उस पर भी आगे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।